नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस और इसकी मांग पर सरकार को झुकाने के बाद अब कांग्रेस ने अपना अगला प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें एक बार फिर बीजेपी को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। आप जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बार बार जाति जनगणना को नकारने की बात की थी और नकारने के लिए तर्क भी दिए। कभी इसे अर्बन नक्सल सोच बताया तो कभी कहा कि देश में गरीब, महिला, किसान ये सब ही असली जातियां हैं। राहुल जब एक्सरे कर सिस्टम की बीमारी को पकड़ने की बात कहते थे तो इस बयान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब बीजेपी ही कह रही है कि अगली जनगणना में जातियां भी गिनी जाएंगी ताकि उस आधार पर नीतियां बनाई जा सकें। इसके लिए संविधान का हवाला भी दिया जा रहा है और यही बात कांग्रेस भी पहले कह रही थी, लेकिन जब अब बीजेपी ये बात कह रही है तो इसका मतलब है कि यहीं पर कांग्रेस की बड़ी जीत है। इंडिया के बाकी दल भी इस जीत पर गदगद हैं और मान रहे हैं कि उनकी एकजुटता ने बीजेपी को झुका दिया। अब कांग्रेस इस जीत के बाद आगे की तैयारी में जुट गई है। कल शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस मुद्दे पर पार्टी की स्थिति और भविष्य की दिशा तय की जाएगी। यह बैठक कल शाम 4 बजे नई दिल्ली में होगी। कांग्रेस के मुताबिक जाति जनगणना का ऐलान ही काफी नहीं है, बल्कि अब इसकी समय सीमा, बजट और 50% आरक्षण की सीमा जैसे सवालों के जवाब भी नरेंद्र मोदी सरकार को देने होंगे। यानी मोदी सरकार सस्ते में नहीं छूटेगी, ये तय है। कल जब सरकार ने यह फैसला लिया तो राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि 4 जातियां हैं, उन्होंने जाति जनगणना की घोषणा कर दी। हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम टाइमलाइन चाहते हैं, यानी समय सीमा चाहते हैं कि यह कब होगी। तेलंगाना जाति जनगणना के लिए एक मॉडल बन गया है और इसके बाद अगला कदम आरक्षण की 50% की सीमा को हटाना और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लागू करना होगा। ये तमाम बातें राहुल गांधी कल कह रहे थे। आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं। राहुल गांधी की जुबानी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें कही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से कैसे बीजेपी बैकफुट पर है यह भी हम समझेंगे। सुनिए राहुल गांधी को। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां तो यहां साफ साफ राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेरा भी और साथ साथ कहा कि आपने जो किया है हम इससे सहमत हैं और हमारा पूरा सपोर्ट आपको है, लेकिन इसकी समय सीमा यानी टाइमलाइन चाहिए।
और आप जो कहते थे कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, जाति आधारित जनगणना पर को नकारते थे आप, आज आप आ गए हैं बैकफुट पर। चलिए आए, लेकिन समय सीमा तय कीजिए और 50% की जो कैपिंग है इसको भी खत्म कीजिए, आरक्षण की कैपिंग को। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर, इस मसले पर अपनी बात रखी थी। आइए जरा उनकी बात भी आज सुन लेते। आज उन्होंने बात कही है, कल भी कही थी उन्होंने बात, आज भी उन्होंने अपनी बात रखी है मीडिया से चर्चा में। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, सुनिए जरा। एक बात समझना पड़ेगा, लगातार लालू जी संघर्ष करते रहे, सदन हो, सड़क हो, हमेशा से इस बात को उठाते रहे हैं। और हम सब लोग जो है, ये लालू जी की सोच थी कि भाई 30 साल पहले जो लड़ाई लड़ी और उन्होंने जो है, जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो यहाँ जाति आधारित गणना कराया। और उस समय भी 15 में भी लालू जी ने बोला था कि जितने आरएसएस वाले हैं, कान पकड़वा करके भी अगर करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। आज इतनी मजबूरी है, मजबूरी है, इन लोगों ने किया है, लेकिन विरोध इतने दिनों तक कौन कर रहा था लोग। यानी सम्राट चौधरी का ये कहने का मतलब है कि हम ही लोग के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, तो शेड्यूल 9 65% आरक्षण जो हमारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया, खाली रिपोर्ट आ जाने से नहीं ना होगा, उस पर तो अमल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ाया, तो आपने शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला? ये भी देखने की बात है। अब सेंसस होगा, कब होगा, ऐसे ही अभी 4 साल डिले चल रहा है। सेंसस 21 में होना था, हो गया 25। अब परिसीमन से पहले होना चाहिए, अब देखते कब होता है, पहले ये हो तो जाए। आपका क्या नाम है? एजेंडा आप सेट करते हैं और काम बीजेपी और जेडीयू करती है। ये लालू जी हम लोगों का विचारधारा की जीत है और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है। ये लालू जी और हम लोगों की विचारधारा की जीत है, ये कह रहे हैं यहां तेजस्वी यादव। इधर अखिलेश यादव ने भी इसी मसले पे अपनी बात रखी है और इसे पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के हक से जोड़ा है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, ये भी जरा सुन लीजिए उनकी जुबानी। अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है, हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने, आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो। समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने, आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें, क्योंकि ये कोई भी धांधली गिनती में कर सकते हैं। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या
के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम, भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। संविधान के आगे मन विधान बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो कह रहे हैं यहां पर अखिलेश यादव की संविधान के आगे मन विधान, संविधान के आगे मत विधान जो है वो बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को सामाजिक न्याय के मामले में एक बड़ी जीत मिली है, निश्चित ही उसका असर बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी के बारे में यही समझा जा रहा है कि उसने भी बिहार में बढ़त लेने के लिए ये फैसला लिया है, लेकिन इसमें उसे नुकसान ज्यादा हो सकता है क्योंकि अब तक आरएसएस और बीजेपी इस मुद्दे पर इनकार करते रहे, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते अब इकरार करना जरूरी हो गया है। तो क्या जनता इसे स्वीकार करेगी, ये देखना होगा। आपको बता दूं कि आरएसएस और बीजेपी का इनकार आज का नहीं है बल्कि काफी पुराना है। जरा कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 15 साल पहले यानी 2010 में आरएसएस के तत्कालीन संयुक्त सचिव, जी हां, तत्कालीन संयुक्त सचिव सुरेश भैया जी जोशी, इन्होंने कहा था उस समय कि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जैसे वर्गों को दर्ज करना यानी यहां पर उनकी वर्गों की गिनती स्वीकार्य नहीं है, उनकी गिनती स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य है, माफी चाहूंगा, उनकी गिनती स्वीकार्य है, लेकिन जाति जनगणना दर्ज करना यानी जाति जनगणना करना जो है वो एक अच्छा विचार नहीं है क्योंकि ये सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है। ये भैया जी जोशी, सुरेश भैया जी जोशी ने 2010 में यानी आज से 15 साल पहले ये बात उन्होंने कही थी। वहीं आइए उसके बाद 2017 में आरएसएस के प्रचार प्रमुख जो हैं मनमोहन वैद्य, उन्होंने जाति आधारित जनगणना और आरक्षण के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिया था और ये कहा था कि इससे तो जातिवाद हमेशा कायम रहेगा। ये कहना था मनमोहन वैद्य का, प्रचार प्रमुख 2017 में। इसके बाद केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2021 से 2023 तक संसद में बार बार कहा कि जनगणना में एससी एसटी के अलावा जाति डेटा एकत्र करने यानी इकट्ठा करने की कोई योजना नहीं है। इसके लिए तकनीकी चुनौतियों का हवाला दिया गया। लेकिन जुलाई 2021 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार अन्य जातियों की जनसंख्या गणना नहीं करेगी। साफ साफ नित्यानंद राय ने उस समय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा 2021 में कि सरकार अन्य जातियों की जनगणना यानी जनसंख्या की गणना नहीं करेगी। ये साफ उन्होंने कह दिया था 2021 में। आगे बढ़ते हैं 2023 में। दिसंबर 2023 में आरएसएस के यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विदर्भ क्षेत्र प्रमुख श्रीधर गडगे उन्होंने जाति जनगणना का विरोध किया। ये कहते हुए विरोध किया कि ये कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ देगा लेकिन राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन 30 अप्रैल यानी कल 30 अप्रैल 2025 को सुरेश भैया जी जोशी, जो 15 साल पहले जिन्होंने बयान दिया था कि जाति जनगणना जो है वो एससी एसटी के लिए तो ठीक है, उनका दर्ज करना उसको ठीक है, लेकिन जातियों की गणना जरूरी नहीं है, ठीक नहीं होगा, इससे सामाजिक समरसता में कमी आएगी। तो वो कह रहे हैं कल जब इसकी घोषणा हो गई तो उन्होंने कहा कि देश के लिए जो आवश्यक हो वो किया जाना चाहिए और साथ ही कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत है। अब सुरेश भैया जी जोशी अब बात से पलट गए। ये कुछ तारीखें हैं, कुछ तथ्य हैं दोस्तों जो अभी मैंने आपके सामने रखी हैं और बताने की कोशिश की। इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी के नेता कई मंचों से इस पिछले वर्षों में जाति जनगणना की मुखालफत कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे के केंद्र में रखा यानी सेंटर पॉइंट में रखा। तो अब बीजेपी को झुकना पड़ा है क्योंकि कांग्रेस उन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को टारगेट कर रही है जो पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं।
पार्टी के भीतर इस बात पर जोर है कि जनता को यह बताया जाए कि सरकार का यह फैसला कांग्रेस के लगातार दबाव का नतीजा है। दरअसल कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी नैतिक जीत को भुनाएगी ताकि ओबीसी और अन्य वंचित समुदायों के बीच अपनी पैठ कांग्रेस बढ़ा सके, और इसी से बीजेपी परेशान हो रही है। और इसी के तहत कल यानी 2 तारीख को कांग्रेस ने अपनी सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है दिल्ली में शाम 4 बजे। इधर बीजेपी की परेशानी उसके समर्थक भी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, शरबत में धर्म ढूंढने वाले रामदेव को आज दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार लगी है। शरबत में धर्म खोज रहे थे, आप याद कीजिए, फटकार लगी है दिल्ली हाई कोर्ट से। आप देख रहे हैं हाई कोर्ट बोला रामदेव को और अवमानना का नोटिस जारी करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। आप नीचे देख रहे होंगे हेडलाइंस में रामदेव पर दिल्ली हाई कोर्ट सीधा तो फटकार लगी है वहां दिल्ली के हाई कोर्ट में, और अदालत ने कहा है कि वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। इधर पहलगाम के बाद मुस्लिमों को निशाने पर लेने वालों को आज इस हमले में मारे गए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने बड़ा संदेश दे दिया है। हिमांशी ने साफ साफ क्या कुछ कहा है, उनकी जुबानी सुन लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जरा सुनते हैं हिमांशी ने क्या संदेश दिया है, क्या कुछ कहा है। हिंदू और मुसलमान जो कर रहे हैं लोग इस पहलगाम हमले के बाद, उनके लिए एक सबक है, क्योंकि एक भुक्तभोगी एक परिवार का हिमांशी का पति आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हिमांशी जो संदेश दे रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए। अमर रहे शहीद विनय नरवाल, अमर रहे, अमर रहे। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहेंगे। Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी ब्लड डोनेट donate. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है। तो यहाँ सुन रहे थे, यहाँ हिंदू मुसलमान ना मत कीजिए, और ब्लड डोनेशन कैंप, बाकी चीज़ें यहाँ चल रही हैं, बाकी बातें यहाँ रखी जा रही हैं। हिमांशी नरवाल जो हैं वो अपनी बात रखते हुए, लेकिन महत्वपूर्ण है कि पहलगाम मामले को जिस रूप में, जिस रंग में ढालने की कोशिश हुई, अब वो नहीं हो पाया है, और इधर जातीय आधारित जनगणना की बात हो रही है। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि कैसे बैकफुट पर आई है बीजेपी, और बीजेपी को झुकाने की तैयारी में है कांग्रेस, और इसके लिए कांग्रेस ने तैयार कर लिया है बड़ा प्लान। क्या प्लान है ये भी समझेंगे, और कैसे बैकफुट पर बीजेपी आ गई है। चलिए जरा इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं अपने साथ, और प्रेम कुमार जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, कश्मीर से लौट आए हैं प्रशांत जी, और साथ में अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। और सीधा पिछले 3-4 दिनों से आप कश्मीर से न्यूज़ पॉइंट देख रहे थे, आज स्टूडियो से न्यूज़ पॉइंट, और चर्चा बहुत महत्वपूर्ण। इस चर्चा में बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन जाति आधारित जनगणना में कैसे बैकफुट पर बीजेपी है। जो मीडिया के तमाम अलग अलग चैनल जो हैं वो अभी तक कहते थे कि राहुल गांधी देश को बांट रहा है, बांट रहे हैं नहीं, बांट रहा है, राहुल देश को बांट रहा है, वही आज नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा जाए ये समझ नहीं पा रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आप तो ऐसे चैनलों में जाते भी हैं, बैठते भी हैं, क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने ये भी बताइएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ है कि आखिर ये डिसीजन लेना क्यों पड़ा नरेंद्र मोदी को। जो 4 जातियां एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये बांट रहे हैं, ये देश को तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जो ऐसी बातें करते थे आज वही करने लगे जो राहुल गांधी बार बार कह रहे थे। 500 से ज्यादा बार राहुल गांधी ने ये बातें कही पहले, और उसके अलावा न सिर्फ राहुल गांधी, पहले भी, अभी आपने तेजस्वी यादव को सुना, कल आपने लालू प्रसाद यादव के ट्वीट को भी देखा होगा, पढ़ा होगा, हम लोगों ने न्यूज पॉइंट में भी दिखाया था। तो एक जाति आधारित जनगणना की डिमांड आज से नहीं वर्षों से थी, और उसको अगर अब फुलफिल करने की बात हो रही है, इसका ऐलान मात्र ही सबसे बड़ी बात है। और क्या सचमुच यहां पर उसी राह पे चलते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं जिस राह पर ले जाना चाहते हैं राहुल गांधी? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, मुझे लगता है कि जब वैचारिक शिफ्ट होता है, विचारों से कोई बदलता है, हटता है, तो उसमें उसकी बहुत आलोचना होती है।
तो उससे बचने के लिए कोई दूसरा वैचारिक शिफ्ट वैसा ही खड़ा किया जाता है। जो पहलगाम का जो अटैक हुआ, यहाँ इस अटैक के बाद पूरे देश में जो माहौल बना और जो जेस्चर मोदी देते रहे कि हम 56 इंच वाला सीना है, हम तो घुस कर मारते हैं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बालाकोट की, और उसी चीज को पूरा उनका इकोसिस्टम और वैचारिक आधार पर जुड़े हुए लोग जो कथित राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं, जो उस राष्ट्रवाद में हिंदू मुस्लिम का छौंक लगा करके सामने होते हैं और जरूरत पड़ती है तो उसमें मनुवाद भी होता है। तो उसके हिसाब से एक बड़े फैसले की उम्मीद जो है बंधा दी गई थी देश को। टीवी चैनल्स तो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो चैनल्स तो ऐसे दिखा रहे थे कि युद्ध शुरू हो गया है, 5000 लोग मारे भी गए हैं, इस तरह से खबर भी दिखा दे रहे थे। हमारा बम वर्षक विमान जाके बम भी गिरा चुका है, और कुछ कह रहे थे बस इस बुलेटिन के खत्म होते होते ये भारत का करारा जवाब आ जाएगा और पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। यानी पाकिस्तान कैसा है वो भी रख दे रहे थे और देश में एक उन्माद पैदा कर रहे थे। अब दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए इंटरनेशनली वो सिचुएशन नहीं रह गई थी कि कुछ करके दिखाएं। उनको कुछ करता हुआ दिखना भी चाहिए था और दिखा भी नहीं पा रहे थे। यहाँ ऐसे में देखिए, मीडिया ने फैलाया कि मोदी जी ने कई देश के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है और सबको बताया है, उनसे पूछा है, कहा है कि हम पूछ नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं, कि मतलब वो पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रही हैं। इस तरह से मीडिया में बातें आई तो ये बहुत हाइप क्रिएट हो गया और कुछ करने की बात आई तो आप समझिए कि कितना इंटरनेशनल प्रेशर होगा कि आज भी आज के अखबारों में देखिए, वेबसाइट्स में देखिए, कुछ घंटे पहले अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि भारत और पाकिस्तान को टेंशन एस्केलेट करने पर काम करना चाहिए। यानी वो पाकिस्तान जो भारत में टेरर अटैक करवा रहा है, उसको वो हमारे साथ एक तराजू पर तौल कर कह रहा है, हमें भी कह रहा है कि डी एस्केलेट करिए। अरे हमने क्या एस्केलेट किया टेंशन कि हम डी एस्केलेट करें? तो हमारे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का इससे हमें ये मिल रहा है। तो दूसरी तरफ कतर जैसे देश भी हमें यही सीख दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कोई आक्रमण करना, कोई स्टेप लेना मोदी सरकार के लिए नामुमकिन हो गया। तो अब क्या किया जाए? पहले तो लग रहा था कुछ करेंगे, वो अपनी बैठक की मीटिंग की क्लिप जारी कर रहे थे कि हम देखिए कर रहे हैं, बैठे हुए नहीं हैं, एक के बाद एक 4-4 मीटिंग ले रहे हैं, ऐसा मीडिया में फैलाया जा रहा था। लेकिन जब कुछ नहीं कर पाए तब क्या किया जाए? इस राष्ट्रवादी उन्माद को कैसे बैलेंस करें? तो वैचारिक आधार पर कोई बड़ा मुद्दा ही इसको डिफ्यूज कर सकता था बीजेपी के एंगल से। हालांकि डिफ्यूज ना हुआ है ना होगा, लेकिन उन्होंने डिफ्यूज करने के लिए इस मुद्दे को चुना जिससे लोग चौंक भी गए हैं, चकित हैं कि बीजेपी इतना बड़ा यू टर्न मार सकती है। खुद बीजेपी के समर्थक वर्ग जो विचारधारा के स्तर पर दक्षिण पंथ हैं, चाहे वो इंडिविजुअल एनालिस्ट हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे कॉलम लिखने वाले हो, वो सब मोदी सरकार को कोस रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये एक तरह का दरार उनके बीच जरूर पैदा हुआ है। वो भ्रम में है, उनके समर्थक भ्रम में है। दूसरी तरफ उनके जो थिंक टैंक है वो इसको इस रूप में पेश कर रहे हैं मानो कि हमने ऐसा काम कर दिया है जो कांग्रेस कभी ना कर सकी। इस तरह से वो पेश करने की कोशिश कर रही है। अब ये कारण जो आपने पूछा, कारण यही है, राजनीतिक कारण। देखिए, इसको अगर एक लाइन में बोले, जीतना था पाकिस्तान, माने हराना पाकिस्तान को था, जीतना पाकिस्तान को था, और ये जीतने चले आए बिहार, ये बिहार जीतने चले आए। तो ये इस एक लाइन में इसको ऐसे ही बोल सकते हैं।
आप इसके संकेत तो तभी मिल गए थे जब इन्होंने दौरा छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आए और पहलगाम में जाकर के। प्रेम कुमार जी, क्या लगता है कि इससे बिहार जीत जाएंगे? क्या आपको लगता है कि ये जो टाइम फ्रेम की बात यहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या बिहार चुनाव से पहले जाति आधारित जनगणना सरकार करवा लेगी? अगर नहीं करवाएगी और इसमें लेट लतीफी हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नहीं लगता आपको? देखिए, ये जुड़ा हुआ सवाल बिल्कुल आवश्यक सवाल है, क्योंकि मैं जब जहां तक बोल रहा था उसका मतलब यह निकल रहा था कि पाकिस्तान को जीत नहीं पाए, अब बिहार जीत लेंगे। जीत लेंगे नहीं, वो उन्होंने अपनी रणनीति दिखाई कि हम बिहार मेरी प्राथमिकता है, उन्होंने प्राथमिकता दिखलाई। अब इस प्राथमिकता में भी वो सफल नहीं होंगे, इसका उत्तर बहुत जरूरी है। तो जरूरी है कि देखिए, जो उनका वोट बैंक है, राष्ट्रवाद वाला वोट बैंक, धर्म उन्माद वाला वोट बैंक, क्योंकि इसमें नफरत का भी तड़का लगा हुआ होता है, वो वोट बैंक इस फैसले के साथ में इनसे दूर जाएगा या घर बैठ जाएगा। बीजेपी स्ट्रांग नहीं होगी, बीजेपी कमजोर होगी। दूसरी तरफ जो जिस बात को लेकर के राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे, राहुल गांधी जातीय जनगणना के सवाल के झंडाबरदार बने हुए थे, उनकी बात को मोदी जी ने मान लिया है, मोदी सरकार ने मान लिया है। तो मान लिया है चाहे जिन मजबूरियों में माना हो, लेकिन राहुल गांधी आज के हीरो हैं। राहुल गांधी हीरो हैं, तो इतने दिनों का जो संघर्ष है, अब संघर्ष क्या है, मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी करना चाहता हूं, बहुत जल्दी में ही करूंगा कि संघर्ष क्या है। भाई, जाति जनगणना के लिए गालियां कौन सुन रहा था? देश की संसद में केंद्रीय मंत्री किसको गाली दे रहा था कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना कर रहे हैं, गणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था, हाँ हमें गाली दीजिए, हम गाली सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आम लोगों की 90% लोगों की बात करेंगे। आज आपने दिखाया भी, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जी के स्टेटमेंट को सामने रख रहे हैं, उनके संघर्षों को याद कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी अपने पिताजी के बयान को ट्वीट कर रहे हैं कि संसद में उन्होंने कब कहा था। भाई, लालू प्रसाद जी और अखिलेश मुलायम सिंह जी के योगदान को, उनके प्रयास को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन तेजस्वी यादव अपना योगदान नहीं दिखा पा रहे, अखिलेश यादव अपना योगदान नहीं दिखा पा रहे। भाई, ये अपने अपने पिता के योगदान को दिखा रहे। भाई, क्या अखिलेश यादव ने पीडीए बना दिया तो जातीय जनगणना हो गई, या बीजेपी ने मान लिया, या बिहार में तेजस्वी यादव ने कभी एक चिट्ठी लिखी तो आज बीजेपी मान गई? नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिटिकल दबाव बना, इसमें तेजस्वी यादव का भी योगदान हो सकता है और जिसमें अखिलेश यादव का भी योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इंडिया गठबंधन और उसको लीड कर रहे राहुल गांधी और कांग्रेस का है। तो उनका नाम नहीं ले रहे, ये मक्कार लोग हैं। लड़ाई है, लड़ाई में पूरे लीडरशिप का नाम लीजिए। आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी ने कह दिया तो आज जातीय जनगणना हो रही है, आप कह रहे हैं मुलायम सिंह जी ने कह दिया तो जातीय जनगणना हो रही है। जातीय जनगणना की लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने लड़ी है तो राहुल गांधी ने लड़ी। बिना राहुल गांधी का नाम लिए हुए एक रीजनल पार्टी क्या बीजेपी को मजबूर कर देगी? ये रीजनल पार्टी बीजेपी को मजबूर नहीं कर सकती। ये कंबाइंड फोर्सेस ऑफ रीजनल एंड नेशनल पार्टीज का जो इम्पैक्ट है, इस रूप में बोलने की ईमानदारी लाओ भाई, नहीं तो फिर कोई लड़ाई नहीं जीत सकोगे। ये बात मैं कहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं प्रशांत जी, एक तरफ आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बैकफुट पर बीजेपी, भले बीजेपी का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, आप जानते हैं, और वो इसको अपने ढंग से भुनाने और इस्टेब्लिश करने की कोशिश वो लोग करना शुरू कर चुके हैं कल से ही। लेकिन दूसरी तरफ आखिर जो बीजेपी अभी तक हर चुनावी मंच से और सरकार बीजेपी में जो लोग हैं वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कहते थे, मंत्री, आरएसएस के नेता, कि इसकी ज़रूरत नहीं है, देश का बंटवारा करना चाहती है बीजेपी, राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। वही जाति आधारित जनगणना, अचानक इसकी घोषणा, जरूरत क्यों पड़ी? यही सबसे बड़ा सवाल है राजीव।
कि अब क्यों, और बीजेपी के अंदर आपने सिलसिलेवार दिखा दिया कि आरएसएस का, बीजेपी का, खुद मोदी जी का, जो कि कह रहे थे कि एक है तो सेफ है, वो सारे प्रहार जातिवाद जनगणना के ऊपर थे। अर्बन नक्सल है, कॉन्सेप्ट है जातिवाद जनगणना, कास्ट सेंसस। अचानक क्या हो गया? इसकी कोई तैयारी थी क्या? क्या आरएसएस के पक्ष में लिखने वाले लोग इस बारे में लिखना शुरू कर चुके थे? क्या कोई कहीं मीटिंग हो रही थी, कोई विमर्श था? कुछ नहीं था। तो सवाल सबसे बड़ा यही पैदा होता है कि अब क्यों? तो बड़ा आसान है इसका, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि अब इसलिए क्योंकि पहलगाम हो गया, और पहलगाम में एक जो बहुत नए तरीके का एक विमर्श देखने को मिला, जिसकी शायद बीजेपी को उम्मीद नहीं थी, कि जो 26 लोग मारे गए वहां पे, उनके परिवार वालों ने कश्मीरी लोगों की तारीफें की। और ये तब्दीली है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। कश्मीर के लोग सड़कों पर आए, कैंडल मार्च निकाले। तो एक बड़ा जो विमर्श है वो उससे बीजेपी उस कंफर्ट जोन में नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि कुछ और कर सकते थे, नेशनल हेराल्ड के मामले पे कुछ कर सकते थे, किसी और मामले में कर सकते थे, कोई ईडी सीबीआई लगा सकते थे। ये क्यों किया? इसलिए किया ये क्योंकि इनको मालूम है कि 2024 में 240 पे अटके इन्हीं कारणों से थे। राहुल गांधी ने इसको जम के प्रचार किया था। लेकिन फिर इस बात को देश इंतजार कर रहा है कि देखिए, जो 26 लोगों की मौत हुई है, उसकी गंभीरता, उसकी ग्रेविटी इससे कम नहीं होती है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं हो सकता 26 लोगों के जीवन पर। बिल्कुल। ये जो मंशा है, वो एक तो ये मंशा है। दूसरी बात कि केवल जातिवाद जनगणना की घोषणा ही काफी नहीं है। आप जाति पता कर लेंगे कितने परसेंट कितने लोग हैं, उसके पे क्या करेंगे आप? उसके बिना पे आपको आरक्षण देना होगा उस अनुपात में। जब उस अनुपात में आरक्षण आप देने जाएंगे तो आपको संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। वो संशोधन का प्रस्ताव कहाँ है? वो बातें कहाँ है कि 50% की जो सीलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें केवल एक अपवाद तमिलनाडु है। और तमिलनाडु अपवाद इसलिए है क्योंकि उसका जिक्र 9 शेड्यूल में है, संविधान की 9वीं अनुसूची में है। यानी 9वीं अनुसूची में होने का मतलब ये कि वो कोर्ट के स्क्रूटनी से परे है। अदालत उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन या फैसला नहीं कर सकती है। तो तमिलनाडु में तो 69% 70% रिजर्वेशन है पहले से जी। जातिवाद जनगणना अगर आप करेंगे तो आपको 50% की लिमिट से आगे जाना पड़ेगा। वो प्रस्ताव कहाँ है? इसका मतलब यह कि आप सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। कास्ट सेंसस कास्ट को तो अभी आया कल। सेंसस तो 2019 में बैठक हो गई थी। 2019 में सरकार की प्रेस रिलीज आ गई थी। 2019 में बजट एलोकेट हो गया था 8,554 करोड़ रुपए। क्या 8,554 करोड़ रुपए में 254 करोड़ रुपए में सैंक्शन कितना हुआ? बजट में प्रावधान रखा गया था 500 करोड़ का। तो क्या 500 करोड़ में सेंसस हो जाएगा भारत का? कम से कम 10 महीने लगेंगे। और फिर वही बात आती है कि सेंसस ही काफी नहीं है। आपका उद्देश्य अगर सामाजिक न्याय है तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन, जो संविधान की 15 अनुच्छेद की 5वीं धारा में है, जिसकी बात राहुल गांधी कल कर रहे थे।
ये सारा उसका एक पैकेज है। तो केवल जातिवाद जनगणना से नहीं हो सकता था। दूसरा, अभी क्योंकि कल ही घोषणा हुई है, अभी हम लोगों को देखना होगा कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आता है। लेकिन एक बड़े सीधी कॉमन सेंस की बात है राजीव जी कि कांग्रेस ने जब भी प्रयोग किया कि वो सामाजिक न्याय की राजनीति भी करे, वो वेलफेयर की राजनीति भी करे, वो और हिंदुत्व भी करे, वो प्रयोग कांग्रेस का हमेशा विफल रहा। राजीव गांधी ने भी कोशिश की, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कोशिश की। ये प्रयोग कांग्रेस समय समय पर करती रही और कब जब भी किया है ये प्रयोग विफल रहा है। तो राजनीति दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकती कि आप सामाजिक न्याय की राजनीति भी करेंगे और हिंदुत्व की राजनीति भी करेंगे। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो क्या ये समझा जाए कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस अब हिंदुत्व की राजनीति को तिलांजलि दे रहे हैं? क्या आरएसएस अब मनुवाद का मंसूबा उसने छोड़ दिया है? इसको मान पाना, लेश मात्र भी मान पाना बहुत कठिन है कि जो संस्थान, जो संगठन 100 साल से, अब 100 साल होने वाले हैं, 100 साल से वो इसी काम में लगे हुए थे और 100वें साल में आकर वो एकदम यू टर्न ले लेंगे, ये संभव नहीं है। तो ये केवल और केवल हेडलाइन मैनेजमेंट है, ध्यान भटकाने का सवाल है। और विपक्ष को और देश को जो दूसरा मुद्दा है बड़ा पहलगाम का, उस पर भी सरकार के ऊपर, सरकार की जवाबदेही, सरकार के ऊपर पूछताछ करती रहनी चाहिए, क्योंकि 26 लोगों की जान गई है और देश इंतजार कर रहा है। आज 9वां दिन है। सरकार के प्रयास जारी हैं। उन्होंने सीसीएस की मीटिंग कर ली, सेना के अध्यक्षों से बात कर ली, राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी से बात कर ली, कूटनीतिक पहल चल रही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के उनसे बात हो गई, कुछ जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस जैसी चीज़ें भी लागू हो गई, सिंधु नदी जल संधि को भी सस्पेंड कर दिया गया। ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन देश तो इंतज़ार कर रहा है कि आप ग्राउंड पे क्या करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई गंभीरता है सरकार की। अगर गंभीरता होती तो उसका पूरा पैकेज साथ में आता, वो संविधान के अमेंडमेंट भी आते साथ में, 50% की सीलिंग वाले, और उसके लिए बजट एलोकेशन होता। ये तमाम बातें नहीं हुई हैं। तो ये बातें नहीं हुई है तो सिर्फ ये माना जाए कि हेडलाइन मैनेजमेंट है। जी राजीव जी, बिल्कुल 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 हेडलाइन मैनेजमेंट है, और या कुछ और है, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है, जैसा अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा में जाति आधारित जनगणना करवाने की अचानक ज़रूरी ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनकी तरफ से नहीं बल्कि उनके कैबिनेट की तरफ से अश्विनी वैष्णव ने, क्योंकि रेल मंत्री हैं वो, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से विपक्ष की जीत क्यों बताई जा रही है, ज़रा समझना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे, आपके ज़रिए, कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए हो सकता है, या उल्टा पड़ गया ये? जी, मुझे लगता है कि मेरा निजी अनुमान है कि ये दबाव, जाति जनगणना को कराने का दबाव केवल बीजेपी के भीतर से ही और इंडिया अलायंस के दलों की तरफ से ही नहीं आ रहा था। बीजेपी के तमाम सहयोगी दल जैसे जनता दल यूनाइटेड, जिसमें नीतीश कुमार नेता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाली और अपना दल वाली अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ये सारे जाति जनगणना के पक्ष में थे। खुलकर भले ही बयान न दे रहे हों, लेकिन एनडीए के मंच पर और एनडीए के नेताओं से वो यही चर्चा करते थे, जो बीजेपी खास है, कि हमें जाति जनगणना चाहिए।
बिहार में नीतीश कुमार ने जब 2023 में जातीय सर्वे का ऐलान किया तो बीजेपी को उसका समर्थन करना पड़ा, और ये एक ऐसा मुद्दा था कि बीजेपी उससे पीछे हट नहीं सकती थी। अब बीजेपी के सामने और मुश्किल हो गई जब आरएसएस ने भी समर्थन किया कि जाति जनगणना होना चाहिए। ऐसा कहते हैं, आरएसएस वाले प्रेस नोट तो जारी नहीं करते कि आरएसएस की जो प्रचार प्रमुख है सुनील आम्बेकर उनका नाम बताया जाता है, उन्होंने बीजेपी को कहा कि आप आगे बढ़िए, आरएसएस आपके साथ है, और यही बीजेपी को मानना पड़ा। लेकिन अब जो दिक्कतें बीजेपी के सामने आने वाली है वो ये कि अब जो बीजेपी हिंदुत्व की एकता की बात करती थी कि सबका साथ सबका विकास, तो अब कहेंगे भाई अब करो सबका साथ सबका विकास। और जो सवर्ण वोटर, बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है कि जो सवर्ण वर्ग है वो बीजेपी को वोट देता है, वो कहेगा कि भाई आप तो राहुल गांधी की बात मान रहे हो, तो अब आप कैसे उच्च जाति के दल हो। ये बीजेपी के लिए चुनौती होगी। हालांकि बीजेपी ने 6 साल पहले सवर्णों के लिए 10% आर्थिक आरक्षण लागू कर दिया, वो इसको संतुलन बनाए रखने की कोशिश है, और ये इसमें बहुत बड़ा खेल है। ये आर्थिक आरक्षण लागू करने की बात सीधी सादी नहीं। आप देखिए तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग इसका लाभ लेते हुए बाकायदा उसके सर्टिफिकेट बनाकर लाइन में लगे होते हैं। इसके अलावा जो लोग आईआईटी आईआईएम में प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, उनके माता पिता ये सब सर्टिफिकेट तैयार रखते हैं। जो लोग अपने बच्चों को इन संस्थानों में भेजना चाहते हैं वो तैयार है। तो यहाँ पे बीजेपी ने ये कोशिश की है, लेकिन फिर भी बीजेपी के सामने मुश्किल है। अब क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा मिलना जाहिर है, लोग कहेंगे बीजेपी तो हमारी बात मानती नहीं है। इंडिया अलायंस के दल, चाहे कांग्रेस तो खैर प्रमुख पार्टी है ही, छोटी छोटी पार्टियां, आरजेडी जैसी पार्टी भी ये कहेगी कि देखिए हम आपके साथ हैं, और यहां से बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ेगी, बीजेपी सरकार की मुश्किल बढ़ेगी कि अब वो कैसे इसे लागू करे। पहली बात तो अभी जनगणना के लिए शुरुआत करनी है, जनगणना शुरू करने में टालमटोल। बीजेपी के पास एक रोड मैप होगा कि कैसे इसको रोका जाए, उसकी तैयारी कर रही होगी कि जनगणना को और डिले किया जाए, जो हर 10 साल में होती। ठीक है, कोरोना के कारण आपने रोक दी 2021, लेकिन कोरोना तो खत्म हो चुका, आप शुरू करते, लेकिन नहीं कर रहे। फिर जैसा कि अभी प्रशांत जी ने बताया, वो बिल्कुल वही कोशिश करेंगे कि ये किसी भी तरह जनगणना, जाति जनगणना ना हो। अगर हो जाए तो संबंधित दलों को उसका लाभ ना मिले, वे वर्ग जो उपेक्षित हैं उन्हें इसका लाभ ना मिले, इसकी कोशिश करेंगे ताकि यथास्थिति बरकरार रहे। तो संघर्ष अभी शुरुआत हुई है, और संघर्ष की शुरुआती जीत है इंडिया अलायंस के दलों के लिए, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। 1-2 साल में, 3 साल में इसका फैसला होगा नहीं। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा इसका फैसला नहीं होगा। मंडल आयोग जो 1931 की ही जनगणना को मान्य कर रहा है, उसके बाद कोई बात मानता ही नहीं पिछलों के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं, और बीजेपी ये भले ही कहे कि देखिए हम तो बड़े उदारवादी हैं, हमने बात मान ली, लेकिन स्थिति उतनी अच्छी नहीं। बीजेपी अभी भी इस फिराक में कि कैसे सारा श्रेय खुद ले कि हम तो खुद जाति जनगणना कराते हैं, हमारी सरकार ने फैसला किया, ये बात कहेंगे। और बीजेपी ने आज तक किसी को श्रेय कभी दिया नहीं है। किसी भी बात के लिए श्रेय दिया हो तो हम जानते हैं कि सारा श्रेय केवल एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी लेती है। यही इस देश की परंपरा है। राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सारा श्रेय नरेंद्र मोदी। अगर बीजेपी की जीत होती है तो नरेंद्र मोदी की जीत है, बीजेपी हारती है तो नड्डा साहब के गले में वो चला जाता है। और हालांकि हारती बहुत कम है, आप ये जानते हैं। इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं लोग। लेकिन दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात कि अब जब ये आ गया है, जाति आधारित जनगणना की बात आ गई है, तो यहाँ से क्या देश की सियासत में कुछ नया मोड़ है? क्या यहाँ से जो पुलवामा, भारत पाकिस्तान या पहलगाम, पुलवामा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले ये घटना घट चुकी है, फिर पहलगाम की बात, और उसके बाद अब भारत पाकिस्तान, ये सारी बातें क्या किनारे हो गई हैं, और अब बात जो है वो जाति आधारित जनगणना, जिसमें कई लोग कह रहे हैं कि ये हेडलाइंस मैनेजमेंट है,
क्या इसी ढंग से देखा जाए कि हेडलाइंस मैनेजमेंट है? तो क्या फिर राहुल गांधी जिस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, टाइमलाइन की बात कर रहे हैं कि आप समय सीमा तो बताइए कि कब करवाएंगे, और अगर समय सीमा के अंदर नहीं करवाते हैं तो इससे क्या बेनिफिट है बीजेपी को, और क्या इसके बेनिफिट की जगह पे घाटा यानी नुकसान ज़्यादा है क्या? ये सब समझते हैं जरा अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे। देखिए राजीव जी, फिलहाल जो किया है ये मालूम तो यही पड़ता है कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, लेकिन अगर इसको करना भी है तो इसका तात्कालिक लाभ तो कोई मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, और इसलिए तात्कालिक लाभ दिखाई नहीं पड़ता राजीव जी, चूंकि अभी तो जनगणना का समय तय नहीं है कि कब से होगी, और जनगणना जब होगी तभी तो जाति उसमें जोड़ी जाएगी। तो जनगणना का ही अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है, और जितना पैसा आवंटन किया गया है उसमें जनगणना हो नहीं सकती है, और कम से कम 1 साल का समय लगेगा जब युद्ध स्तर पर जनगणना की जाए। हमेशा ऐसा होता है कि लगभग 2 साल तक लगभग चलती है जनगणना। आप देखिए कि जो 2011 की जनगणना थी उसके आंकड़े जो थे वो जाके 2014 में जब मोदी जी की सरकार उनके तब आए थे जाके, यानी 4 साल के बाद आंकड़े आए थे। हमेशा ऐसे ही होता है, 3-4 साल लगते हैं। तो अगर अभी हो भी जाएगी मान लीजिए 2026 में जनगणना, तो आंकड़े तो उसके आएंगे 2030 और 31 तक जाकर, तो तब तक क्या स्थिति होगी? तो ये अभी कोई है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये एक पैतरा जो है ये चला गया है ताकि विपक्ष जो है वो ये इस पे कैंपेनिंग ना कर पाए कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और बीजेपी को इस पे घेरे। तो ये एक तरीके से कहा जाए जो मल्ल युद्ध में होता है कि आदमी जो है शरीर पर तेल लगा के आ जाता है खूब चिकना, या पकड़ो और निकल के जो है उसकी ऐसी मुश्किल कसी जाती है, निकल कर भाग जाता है। तो बीजेपी जो है शरीर पर तेल मल के आ गई है कि जातिगत जनगणना के सवाल को उसको घेरोगे तो वो ऐसे निकल कर भाग जाएगी कि देखो हम तो करा रहे हैं जातिगत जनगणना। अब विपक्ष क्या कहेगा? भाई यही तो कहेगा ना कि हम इन्हें मजबूरी हो गई और हमारे दबाव में आ गए। अब ये तो नहीं कहेगा कि हम आएंगे। अब राहुल गांधी ने जो कहा कि हम आके कराएंगे, अब ये तो नहीं कहेंगे कि हम आगे कराएंगे। अब यही अब कहा जाएगा, और कह रहा है विपक्ष कि हमारे दबाव में कराई, अब हमारे दबाव में कराई तो ठीक है, हम कराएंगे। ये बात एक तरीके से कहा जाए। आवाज जा रही है आपकी जी जी ये कोशिश जो है ये बीजेपी ने की है, मतलब एक तरह से कहा जाए दांव चलने की, लेकिन उस दांव में सफल इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये लंबा टाइम टेकिंग समय है, और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बातें हो रही थी, अगर बीजेपी उसी समय इसको स्वीकार कर चुकी होती तो इतनी दुर्गति भी बीजेपी की लोकसभा चुनाव में नहीं होती, और ये मुद्दा भी विपक्ष के हाथ में नहीं रहता। तो ये मुद्दा अगर रहेगा राजीव जी, बीजेपी का चाहे कि इसका कोई लाभ लेने की कोशिश करे तो लाभ तो किसी हाल में नहीं मिलेगा। बस ये कि थोड़ा सा राहत ये मिल जाएगी कि विपक्ष उस तरीके से हमलावर नहीं होगा कि इनको बीजेपी पर दबाव बनाए कि जातिगत जनगणना कराओ, या राहुल गांधी कहें कि हम आएंगे तो कराएंगे। बस एक थोड़ी सी राहत बीजेपी को यही मिल सकती है, बाकी इसका कोई लाभ चुनाव में होने जा रहा हो। बिहार का चुनाव तो 6 महीने बाद ही है, 6 महीने में तो जनगणना शुरू भी नहीं हो पाएगी, वो प्रोफार्मा तैयार नहीं हो पाएगा जैसा हम लोगों क्या काम करने का तरीका है कि क्या क्या उसमें फॉलो होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। अभी तो यही तय होना है कि मॉडल क्या होगा, जातिगत जनगणना होगी तो किस आधार पर होगी, जातियों के क्या क्या उसमें समीकरण होंगे, आर्थिक स्टेटस क्या होगा, और क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो लंबा एक प्रोफार्मा होता है, तैयारी होती है कि क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, तो उस सब के लिए भी लंबा समय होगा। तमाम उसमें कमेटियां बनेंगी, और विपक्ष मांग कर रहा है, राहुल गांधी खुद मांग की कि भाई इसके लिए आप एक कमेटी बनाइए और हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये है कि बीजेपी सहयोग लेने को तैयार तो हो। तो अभी बहुत सारे सवाल इसको लेकर है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई चुनावी लाभ जो होने जा रहा है किया भली गया वो। हाँ, अगर ये है कि साहब जाना है अभी मध्यावधि चुनाव में और बिहार के साथ साथ करा लेना है, जैसे कि चर्चा चल रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वो भी आ जाएगा, तो ये सारे मुद्दे लेकर के अगर इकट्ठा करके जाना है तो मध्यावधि चुनाव में जाने की अगर तैयारी कर रही है बीजेपी तो उसके लिए तो अच्छा है। वे आपने कह दिया हम ये भी कराएंगे, देखिए हमने तो कह दिया, ये सब चीजें तो हो सकता है, लेकिन बिहार के चुनाव में या 2029 में अगर चुनाव होना है उसके लिए भी कोई फायदा होने जा रहा हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फायदा होने जा रहा है। जी, लग नहीं रहा कि इसका कुछ फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन क्या विपक्ष को इसका फायदा होगा? प्रेम कुमार जी। जी देखिए, दो ही बातें, या तो बीजेपी को फायदा होगा या विपक्ष को फायदा होगा। तो बीजेपी को फायदा कब होता है? ये जो मुद्दा है बीजेपी के वैचारिक धरातल पर जो उनकी सोच रही है उसके अगेंस्ट में ये आरक्षण का खुलकर विरोध करते रहे हैं, आरक्षण की समीक्षा की बात करते रहे हैं, और हमेशा से जो बीते 2 सालों में जो कैंपेन अपोजिशन ने चलाया संविधान बचाने के लिए,
उन सब का भी जो वो लड़ाई थी वो इसी विषय पर थी, तो बीजेपी इस लड़ाई में दूसरे छोर पर थी जी। इसको ऐसे समझा जाए कि हर पार्टी का कुछ एक जोन होता है जहां पर कि वो विश्वसनीय होती है, काम करती हुई दिखती है। राजीव गांधी ने भी राम मंदिर का शिलान्यास तो करवाया था, लेकिन क्या उसका हिंदुत्व की पिच का फायदा कांग्रेस को हुआ था? क्या नहीं हुआ था, उल्टे नुकसान हुआ आज भी अलग अलग किस्म से। उसी तरीके से राहुल गांधी के भी साथ कभी वो जनेऊ के साथ घूम रहे थे, सॉफ्ट हिंदुत्व लेके निकले थे, तो क्या फायदा हुआ था कांग्रेस को? नहीं हुआ था, क्योंकि ये कांग्रेस की पिच नहीं है। कांग्रेस की पिच सेक्युलरिज्म है और उस पिच पर ही कांग्रेस को काम करना होगा। उसी तरीके से जातीय जनगणना बीजेपी की पिच है ही नहीं, और सब लोग जान रहे हैं कि ये अपने स्वभाव के विपरीत एक राजनीतिक मजबूरी के तहत, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, हेडलाइन दे दिया, डेडलाइन नहीं दिया। तो ये हेडलाइन तो आप दे दिए, उसका जो भी उसकी मंशा हो, लेकिन डेडलाइन दे नहीं पा रहे हैं, चूंकि वो आपका जोन ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। आप धोखा दे सकते हैं लेकिन जातीय जनगणना नहीं करा सकते। जातीय जनगणना बीजेपी नहीं करा सकती, ये बात मैं कह रहा हूं। और इसलिए नहीं करा सकती क्योंकि आज उनके अंतर्द्वंद बुरी तरह से उभर कर सामने आ रहे हैं और जो आने वाले समय में बढ़ेंगे। बीजेपी जिस धर्म की राजनीति को लेकर बढ़ाती है, आगे बढ़ती है, जिस तरीके से सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, जिस तरीके से नफरत की राजनीति 80-20 की राजनीति करती है, उसमें ये मंडल के जवाब में कमंडल लाती है। आप कमंडल की धारा को पकड़ ही नहीं सकते। बीजेपी कमंडल की धारा को पकड़ने का ये जो प्रयास कर रही है, ये प्रयास नहीं है बल्कि छलावा है, दिखावा है, इसमें झोल है। तो यही कारण है कि इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। जैसे महिला आरक्षण, बीजेपी ने तो महिलाओं को आरक्षण दे दिया, लेकिन क्या महिलाओं को आरक्षण मिल गया? तो महिलाएं चूंकि महिला के तौर पर देश में एकजुट नहीं है, इसलिए उसका राजनीतिक वो जो उसका दुष्परिणाम झेलना चाहिए बीजेपी को, वो नहीं मिलता। लेकिन जातीय आधार पर तो राजनीति एकजुट है, चाहे SC/ST के आधार पर, चाहे OBC के आधार पर, ये रीजनल स्वरूप में हो या नेशनल स्वरूप में हो या गठबंधन के रूप में, ये राजनीति जिंदा है। तो इस राजनीति में आप जातिगत जनगणना में छलावा करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और जनता को सीधे पॉलिटिकल कैंपेन में ये आर पार हो जाएगा। जैसे दूध में आप दही डाल देते हैं या कुछ खट्टा डाल देते हैं, वो फट जाता है, उसी तरीके से बीजेपी ने अपने स्वभाव के उलट इसमें खट्टा डाला है। उनके स्वभाव के हिसाब से मैच नहीं करता, उनकी पूरी राजनीति फट गई है और फट जाएगी, दूध जैसे फटता है उस हिसाब से हम ये इस रूप में देख रहे हैं। इसलिए बिहार का जो चुनाव है, बिहार की जनता ये चाहेगी ना, बताइए कब आप जातीय जनगणना करा रहे हैं, क्योंकि बिहार एक कदम आगे है, वहां जातीय सर्वेक्षण हो चुका है, वहां जातीय सर्वेक्षण के हिसाब से आगे का फैसला जनता उम्मीद कर रही है। तो अभी तो जातीय जनगणना कराने का फैसला केंद्र सरकार का पूरे देश के लिए नया जरूर है, बिहार के लिए नया नहीं है। बिहार को एक आगे का स्टेप चाहिए, वो स्टेप इस फैसले में नहीं दिखता। तो बिहार की राजनीति में सबसे पहले बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है और ये जो इंडिया गठबंधन में उत्साह है, ये उत्साह बीजेपी को बाध्य करेगा कि या तो वो अपने मुद्दे को छोड़े या फिर वो मुद्दा इंडिया गठबंधन के पास दे, राहुल गांधी और कांग्रेस के पास आए। इस दिशा में राजनीति आगे बढ़ेगी और हम जो देख पा रहे हैं वो ये कि आने वाले समय में राजनीति जो होगी वो राजनीति होगी कि जो अति पिछड़े हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता, जो यूनाइट नहीं है, बिखरे हुए, कहीं एनडीए के साथ है, कहीं इंडिया गठबंधन के साथ है, कहीं रीजनल फोर्सेस के साथ है, ये अति पिछड़ा बटा हुआ है। तो ये अति पिछड़ा और दलित का तो गोलबंदी होगी। इस गोलबंदी के लिए कांग्रेस फोकस कर रही है या करेगी, या ये फोर्सेस कांग्रेस के साथ जुड़ेगी,
यानी ओबीसी का जो ईबीसी का धड़ा है, अति पिछड़ा वाला वर्ग है, जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, दलित हैं जिनसे आरक्षण भाई सीटें खाली रह जाती हैं, उनकी सीटें नहीं भर पाती हैं, वो सारा वर्ग अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए उनको अब एक विश्वसनीय नेता मिल चुका है, वो राहुल गांधी के रूप में मिला है। और इस कदम से लोगों में विश्वास गया है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को पकड़ लेते हैं वो तो होकर के ही रहता है, मोदी सरकार में भी होता है। जैसा कि संजय राउत ने कहा कि सिस्टम जो है राहुल गांधी का है, भले सरकार नरेंद्र मोदी की हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सिस्टम मोदी सरकार का है, लेकिन यहाँ जो डिसीजन है, या कहें डिसीजन उधर का है और सिस्टम इधर का है, या इधर का उधर का, जो भी है, बात यहाँ साफ साफ है। सियासत उधर, एक्शन, डिसीजन, सिस्टम, ये सब अपनी जगह रखें, लेकिन सियासत और इसमें कौन आगे आज की तारीख में। और क्या प्रशांत जी, क्या जब एक मुद्दा जिस पर ऑलरेडी राहुल गांधी की मुहर, क्योंकि वो पहले से कह रहे थे, इसलिए राहुल गांधी की बातों पर सरकार अगर मुहर लगा रही है, छोटी बात नहीं हो सकती, बहुत बड़ी बात हो सकती है। विपक्ष की बातों पे राहुल गांधी का साथ देते हुए तमाम नेता, कई बार हम लोग भी कहते थे कि हमेशा जाति और जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी को थोड़ा मुद्दों से अलग भी होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल वहीं रिजिड रहे और फाइनली यहाँ उनको जीत मिल रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कल से लेकर आज तक, अब हालांकि कल CWC की बैठक होने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो इस मुद्दे को कांग्रेस अपने हिसाब से, विपक्ष अपने हिसाब से सियासी तौर पर भुनाने के लिए उस जुगत में लग गए हैं ये तमाम दल, या खासकर कांग्रेस लगी है, ऐसा लग रहा है आपको? जी, कि जिस राहुल गांधी के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्चा किया उसकी इमेज खराब करने के लिए, और पूरा जो ये हिंदू मुसलमान वाला नफरती मीडिया है, रेडियो रवांडा जैसा, इसको पूरा राहुल गांधी के पीछे लगाया हुआ। इन सब के बावजूद एक कदम ने, मोदी सरकार के, मोदी जी के एक कदम ने राहुल गांधी को इस देश का सबसे गंभीर पॉलिटिशियन बना दिया। सरकार उनके कहने पे ही चल रही है, वो बात संजय राउत की सही बात है। और केवल जातिवाद जनगणना नहीं, तमाम और भी ऐसे फैसले हुए हैं जिस पे राहुल गांधी का, जिसको आप कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल नॉस्ट्रेडेमस है, उनको भविष्य दिखता है राजनीतिक घटनाओं का। तो लेकिन देखिए, जब तक इस मुद्दे को में गंभीरता कब आएगी, ये कोई पीसी सरकार का जादू नहीं है कि आपने वो हैक में से कबूतर निकाल दिया। ये मुद्दा जब तक गंभीरता नहीं आएगी, जब तक इसमें गजट और बजट, जब तक इसका गजट नहीं होगा, जब तक इसमें बजट नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात कि जातिवाद जनगणना के साथ दूसरे पहलू, 50% की लिमिट को हटाने का मामला, संविधान संशोधन का मामला, ये सारा नहीं आएगा तब तक इस मुद्दे में गंभीरता ही नहीं होगी। जब तक आप ये कमिटमेंट नहीं करेंगे कि जो नया अनुपात आएगा जातिवाद जनगणना के बाद, आरक्षण उस हिसाब से दिया जाएगा, और आरक्षण प्राइवेट संस्थानों में भी होगा। जब तक ये कमिटमेंट नहीं आएगा तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अश्विनी वैष्णव की या मोदी सरकार की, इसका कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि ये मामला अभी तो लगभग 24 घंटे ही तो हुए हैं इसको, अभी आगे देखिए इसमें क्या क्या होता है। क्योंकि राहुल गांधी की बात अगर आप कर रहे हैं तो राहुल गांधी सिर्फ जातिवाद जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, वो 50% लिमिट की बढ़ाने की बात भी करते हैं उसी सेंटेंस में। क्या ये सरकार ने ये कमिटमेंट किया? दूसरी बात, जातिवाद जनगणना के रिजल्ट जब आएंगे सामने तो क्या करें? मैं एक, जो अभी दो हमारे सामने एग्जाम्पल है, बिहार का
और तेलंगाना का। अभी जो मंडल कमीशन के आधार पर आरक्षण मिलता है वो 1931 के सेंसस के आधार पर है। तब ओबीसी पॉपुलेशन 52% थी। 52% के हिसाब से 26% रिजर्वेशन मिलता है। अब बिहार के कास्ट सर्वे में ओबीसी पॉपुलेशन आई है 63.1% और लगभग 4% की बढ़ोतरी के साथ तेलंगाना में आई है 56.3%। तो क्या 56.3% या 63% के मुताबिक वहां आरक्षण की बात मोदी सरकार करेगी कि आबादी अगर जिसकी जितनी आएगी वो उस हिसाब से हम रिकैलिब्रेट करेंगे। ये घोषणा भी साथ में आनी चाहिए जी। दूसरा एक काम इसमें और क्या होगा, ये सिर्फ जातिवार जनगणना नहीं है, ये सोशो इकोनॉमिक सर्वे और जातिवार जनगणना है। तो सोशो इकोनॉमिक सर्वे भी होगा तो उससे ये स्पष्ट होगा, जो जैसा बिहार में आया, कि कितने संसाधनों पे कौन बैठा हुआ है। इस देश का सबसे वोकल मोदी सपोर्टर जो व्हाट्सएप के जरिए पार्कों में तमाम जगह सोशल मीडिया पे डुबडुकी बजाता है नरेंद्र मोदी सरकार की और आरएसएस बीजेपी की, नफरत की पॉलिटिक्स में बराबर का भागीदार है, वो 90% से ऊपर मतदाता है, जिसकी संख्या 15% से भी कम है जो अब सर्वे आए हैं। वो क्या अब वैसा कर पाएगा, या मोदी जी ने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये तो हमारा बाजा बजाएगा ही, हम इनका चाहे जितना भी बाजा बजा दें। क्योंकि अगर ये जब सर्वे आएंगे तो देश में एक नया विवाद, नया विमर्श चालू होगा कि ये 15% लोग, ये 8% लोग, 9% लोग, जिसकी पॉपुलेशन 3% है, वो लोग 80% संसाधनों पे कैसे बैठे हुए, कैसे इनके अधिकारी जो हैं, जिसको राहुल गांधी कहते हैं 90 सेक्रेटरीज में से कितने हैं, वो कैसे हैं, ये सब विमर्श आएगा। तो एक नए प्रकार की राजनीति और बहुत ही क्रांतिकारी राजनीति शुरू होगी इस देश में, जो अभी तक नहीं हुई थी। कौन पॉलिटिकल पार्टी इसमें क्या स्कोर करती है वो आगे की बात है, लेकिन एक नए प्रकार की राजनीति इससे शुरू होगी। तो क्या मोदी साहब या सरकार या कैबिनेट इस बात को बताएगा कि भाई किसको कब गजट कर रहे हैं, कितना बजट है, कब सर्वे होगा, उसका फॉर्म क्या होगा, क्या जो अनुपात, नया अनुपात निकल के आएगा जनसंख्या का, उस अनुपात के मुताबिक आरक्षण होगा, क्या उसके लिए मोदी जी का जो सबसे वोकल समर्थक है, सोशल मीडिया से लेकर पार्कों से लेकर सरकारी दफ्तरों में और सब जगह पे, क्या वो साथ में है? क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति और सामाजिक न्याय की राजनीति एक साथ चल सकती है? ये तमाम नए सवाल पैदा होंगे इससे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम सवाल पैदा होंगे और साथ साथ बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो परेशान भी करेंगे नरेंद्र मोदी को, खासकर उनकी पार्टी को। और जाति आधारित जनगणना की जब भी बात हुई पिछले 2, 2.5, 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि इस पर सरकार ने बहुत ही एक अलग अंदाज में इस पर रिएक्शन, सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की बात कर रहा हूं और साथ साथ आरएसएस का, दोनों की तरफ से एक अलग तरह के रिएक्शंस आए। लेकिन अब चूंकि आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही भाषा और उसमें जाति आधारित जनगणना की बात बहुत अच्छी बात है, ये विपक्ष भी यही कह रहा था। लेकिन आज की तारीख में क्या यहाँ पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है या बीजेपी फ्रंट फुट पर है? जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी इस मसले को लेकर। राजीव जी, मुझे लगता है कि बीजेपी फ्रंट फुट पे है। अभी से ये प्रचार शुरू कर दिया गया है कि अगर जाति जनगणना होगी और तमाम संसाधनों के वितरण की बात होगी तो इसमें किसका नुकसान है ये बताया जा रहा है। उनका कहना है, संघ के लोगों का और बीजेपी के लोगों का, कि देखिए संसाधनों पे किसका अधिकार है,
संसाधनों पे तो सभी का अधिकार है। उनका कहना है कि जैन पॉपुलेशन कितनी है देश में और कितने संसाधन जैनियों के पास में, सिखों की पॉपुलेशन, खालसा संप्रदाय के लोगों की आबादी कितनी है देश में और कितने संसाधन, कितने शिक्षण संस्थान उनके हैं, कितनी संपत्ति उनकी है, कितनी कंपनियां उनकी है। तो उनका कहना है कि इस सब को अगर आप देखेंगे तो ये सारे लोग घाटे में रहेंगे। इसलिए ये प्रचारित किया जा रहा है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि संसाधनों पे सबका अधिकार है, संसाधनों पे उसी अनुपात में अधिकार होना चाहिए। वो कहेंगे देखिए कितने जैन अधिकारी हैं जो IAS, IPS, IFS हैं, कितने सिख हैं। तो ये सारी बातें प्रचार उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है और आगे जाकर इसे और भी प्रचारित करेंगे। ये बहुत गंभीर वार्ता बहुत देर से हो रही है, लेकिन आप हेडलाइंस भी चला रहे हैं, पर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय महत्व की, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हेडलाइंस आप चूक रहे हैं राजू जी। वो खबर ये है कि हमारे देश के प्रिय अनंत अंबानी का प्रिय, क्या कहना चाहिए, हेपी अब नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। हेपी प्राइवेट जेट में घूमता था और उसके पास 4 करोड़ की मर्सिडीज कार थी। उसकी बात भी कर लीजिए आप, क्या गरीबों की, मजलूमों की, PDA की, इनकी बात करते रहते हैं। देश का इतना बड़ा कुत्ता, क्षमा करें कुत्ता नहीं बोलना चाहिए उसे, अनंत अंबानी का फैमिली मेंबर अब नहीं रहा और इस पे उन्होंने बड़ा शोक व्यक्त किया कि हमारा नुकसान है और स्वर्ग का लाभ है। तो ऐसी खबरें दिखाइए तो जरा आपका चैनल और लोकप्रिय होगा। और मैं भी इसके पक्ष में हूं कि मैं डॉग लवर हूं, एनिमल लवर हूं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी खबरों को भी आपके चैनल पे स्थान मिले। राजू जी। जी बिल्कुल 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 नहीं, आप सही कह रहे हैं। डॉग लवर या एनिमल लवर हम सब हैं, पेट्स हम सब के पास कोई ना कोई होंगे ही या नहीं तो भी हम लोग प्यार करते हैं। लेकिन देश की जब बात हम कर रहे हैं, सियासत में बहुत कुछ अचानक हो जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर चर्चा एक अलग अंदाज में भी होता है। ज़रा अमलेंदु जी आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या लगता है अमलेंदु जी कि यहाँ पर वही सवाल कि यहाँ से बीजेपी इस मुद्दे को भुना पाएगी या कांग्रेस इस मुद्दे पे कब्जा कर लेगी? भविष्य की बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका विश्लेषण जरूरी है। देखिए राजीव जी, बीजेपी इसको लेकर देखिए सांप्रदायिक विभाजन तो इसके जरिए भी करना की कोशिश करेगी, जो उसकी एक हर मामले में करने की होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इतनी जल्दी कर पाएगी? बात यह है क्योंकि देर बीजेपी ने काफी ज्यादा कर ली और राहुल गांधी इस मामले में काफी ज्यादा बढ़त बढ़ा चुके कि भाई ये एजेंडा जो है वो राहुल गांधी का है। और जिस तरीके से राहुल गांधी पर राजनीति संसद में हमले किए गए और उसके बाद राहुल गांधी ने वहां संसद की चुनौती दी, बाहर उन्होंने चुनौती दी या इसको हम करा के ही रहेंगे, इसके बाद अब आप कराइए या मत कराइए, ये एजेंडा तो अब राहुल गांधी के नाम ही हो गया है। तो इसलिए बीजेपी इस मामले में तो इसका फायदा किसी हाल में नहीं ले सकती कि साहब जातिगत जनगणना कराने के लिए सरकार करा रही, ठीक है सरकार करा रही, सरकार में आप तो आप कराएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने चैलेंज के साथ कहा था कि आप कराएंगे, इसी संसद से हम पास करवाएंगे, और आप नहीं कराएंगे तो नया प्रधानमंत्री आके करेगा। यानी ये चैलेंज दे दिया था कि अगर जातिगत जनगणना आप नहीं कराएंगे तो आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे और कुर्सी से उतार दिए जाएंगे और जो नया प्रधानमंत्री बनेगा वो कराएगा। तो अब इसको विपक्ष इस तरीके से भी कहेगा कि चूंकि मोदी जी को खतरा लगने लगा था कि अब उस कुर्सी से उतर जाएंगे अगर जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, तो ये ऐलान करना पड़ा है, मजबूरी में करना पड़ा है। तो मजबूरियां जो राजनीति में होती है वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरियां इस घोषणा में साफ तौर पर राजनीति समझी जा सकती हैं। और इससे बड़ी बात यह कि इनके इस एजेंडे को लेकर जाना है इनके कार्यकर्ता को। अब वो कार्यकर्ता इतना मायूस नजर आ रहा है राजीव जी, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि इसका वो करे किस तरीके से समर्थन, क्योंकि अभी तक तो गालियां दे रहा था, कह रहा था कि ये कायर और क्रूर है ये बात करने वाले, जातिगत जनगणना की बात करने वाले, ये देशद्रोही है जातिगत जनगणना की बात करने वाले, सनातन को बांटने वाले जातिगत जनगणना की बात करने वाले। तो जो अभी तक ये तर्क दे रहा था वो कैसे जो है जाके बताया कि मोदी जी का जो है ये बहुत मास्टर स्ट्रोक है और अब जातिगत जनगणना सनातन को नहीं बांटेगी, ये कैसे समझाए वो? तो उसी की समझ में नहीं आ रहा तो समझाएगा क्या जाकर? तो ये संकट मुझे लगता है राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा है। ठीक है, फिलहाल उसने ये चला है कि विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीनने की कोशिश की है, लेकिन मुद्दा विपक्ष से छीन पाएगी नहीं छीन पाएगी, ये उसकी रणनीति पर तय करता है। जो अभी लग रहा है कि उसके हाथ में वो ताकत नहीं है कि विपक्ष से ये मुद्दा छीन पाए, क्योंकि ये पेटेंट हो चुका है विपक्ष के नाम, इंडिया गठबंधन के नाम।
अखिलेश यादव ने भी राजीव जी जो ट्वीट किया उसमें नीचे लिखा है कि इंडिया गठबंधन की जीत है जी। संजय राउत भी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं राहुल गांधी, यानी कि ये इंडिया गठबंधन इस पर एकजुट है। और इससे ज्यादा बढ़कर बात राजीव जी है कि बीजू जनता दल उसके नेता नवीन पटनायक वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत पुरानी मांग है, सामाजिक न्याय की मांग है। यानी बीजेपी की जो प्रच्छन्न सहयोगी रहे वो भी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो मुद्दा तो ये बीजेपी से छिना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बीजू जनता दल क्यों नहीं है, क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और इन्होंने अभी अपने स्वतःस्फूर्त अपने विवेक पर बोल दिया था कि आप दीजिए, वोट दीजिए, आप याद कीजिए वक्फ बिल पे, तो वो तो उन्हीं का साथ देते हुए नजर आते हैं। लेकिन राजीव जी उसका जबरदस्त विरोध हुआ नवीन पटनायक की पार्टी में और स्थिति ये हो गई कि पार्टी दो फाड़ होने की स्थिति में पहुंच गई और नवीन पटनायक को आगे बढ़कर बड़ी मुश्किल से संभालना पड़ा है। और ये कहना पड़ा कि वो जो उनका लेफ्टिनेंट डी.के. पांडियन वो राजनीति में नहीं है, 10 महीने पहले संन्यास ले चुके हैं और इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये कहना पड़ा उनको, ये कहना पड़ा कि सामाजिक न्याय हमारी सिद्धांत है, ये कहना पड़ा। और 8 बार के उनके विधायक रहे, उन्होंने चिट्ठी लिखी बाकायदा खुलेआम कि पार्टी अगर भटकेगी तो पार्टी खत्म हो जाएगी, हमको धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर डटे रहना है। पार्टी के अंदर जबरदस्त विद्रोह की स्थिति पैदा हुई है वहां। तो इसलिए बीजू जनता दल भी अब बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा राजू जी। ऐसे मसलों पे, सैद्धांतिक मसलों पे बीजेपी को समर्थन में बीजू जनता दल भी खड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा। ये साफ तौर पर आ रहा है। ये मुद्दा ऐसा राजू जी कि सब समझते हैं कि बीजेपी इस पर ईमानदार नहीं है, तो बीजेपी के साथ जो लोग खड़े होंगे वो भी ईमानदार नहीं माने जाएंगे, ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि एक चाहे बीजू जनता दल की बात हो या इस मसले पे जितने लोग चाहे सत्ता पक्ष के साथ आए या विपक्ष के साथ आए, लेकिन मामला एक ऐसा है जो देश हित में है। इसीलिए तो राहुल गांधी भी बात कर रहे थे, इसीलिए लगातार इसकी बात हो रही थी, सामाजिक न्याय की बात लगातार होती रही है। तो ये देश हित में है और इसमें अगर सब लोग सर्वदल समभाव अगर ऐसा है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? प्रशांत जी कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए राजू जी, पॉलिटिक्स जो है वो केवल प्रेस रिलीज से नहीं हो सकती है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हो सकती है। जो पूरा बीजेपी का सिस्टम है जिसके बारे में बड़ी बातें होती हैं कि बीजेपी का सिस्टम है और बीजेपी कंट्रोल करती है नैरेटिव को, बीजेपी उस नैरेटिव को कंट्रोल करती है बीजेपी का है। पॉलिटिक्स ऑफ हेट, नफरत की राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति में वो बीजेपी कंट्रोल नहीं करती नैरेटिव। एक बात। दूसरी बात, जहां तक नफरत की बात है, मुसलमान की बात है, बीजेपी का बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, मंझोला नेता हो, बीजेपी के कंट्रोल वाला मीडिया हो, सब एक भाषा बोलते हैं, सब उसमें पारंगत हैं। उनका व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, आईटी सेल हो, उसमें पारंगत है नफरत वाले मामले पे। अब बीजेपी का जो कार्यकर्ता है या समर्थक है, उसको अपने अपने शहर में, अपने पार्कों में, अपनी चाय की दुकानों में, अपने स्थानीय लोगों के बीच में अब उसको सामाजिक न्याय का चैंपियन बनना है। ये कैसे हो जाएगा रातों रात? ये बड़ा मुश्किल काम है। जी राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी, देखिए आगे की राजनीति जो है, जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी हीरो के तौर पर उभरे हैं और उनके इर्द गिर्द जो सामाजिक न्याय की शक्तियां हैं वो और गोलबंद होगी। बीजेपी इस चिंता में कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द ये शक्तियां गोलबंद नहीं हो, वो राहुल गांधी के नैरेटिव पर आई है कि ताकि उनकी सियासत को थोड़ा डेंट पहुंचाया जा सके। लेकिन हमने पहले भी कहा कि ये बीजेपी की पिच ही नहीं है। वैचारिक आधार पर वो जातीय जनगणना के खिलाफ रहे हैं। वो तो कहते रहे थे कि भैंस खोल के ले जाएंगे और ये मुसलमानों में बांट देंगे। जो एक्सरे है उसके बारे में कहते रहे थे कि महिलाएं जो छिपा करके कुछ गोल्ड रखेंगी उसको भी ये ले जाएंगे। इस तरह की सोच खुद नरेंद्र मोदी जी की रही है
तो वो इससे पलटे हैं, तो ये जनता में विश्वास नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर बीजेपी की जो ये मुहर है, ये मुहर इनके संघर्षों को एक मजबूती देने के लिए है, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा इसके आसार नहीं के बराबर है। भाई मास्टर स्ट्रोक जो लोग आज बता रहे हैं, वो मास्टर स्ट्रोक बताने वाले लोग ही तो थे जो कि जातिवादी बताते थे, जो जातीय जनगणना की बात करते थे और तरह तरह से तोहमत लगाते थे। तो हमें लगता है कि ये राजनीतिक एक कॉम्प्रोमाइज है पॉलिटिकल, और एक ऐसे सिचुएशन में है जिसमें बीजेपी फंस गई थी, मोदी जी फंस गए थे, और वो आतंकी हमला उस मामले में जब उनका अपना पिच था, वहां जब वो कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, उसका क्या लॉस होगा उसकी कल्पना कीजिए। दोनों को एक साथ देखने की जरूरत है। एक भारी लॉस जो राष्ट्रवाद की पिच पर उनकी हार हो रही है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और दूसरा जो सामाजिक न्याय का क्षेत्र है जहां वो करते हुए दिख रहे हैं और वो कॉम्प्रोमाइज्ड दिख रहे हैं, इस दोनों को मिला के देखें तो बीजेपी को डबल नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, और ये आने वाली सियासत में नजर आएगा। जी बिल्कुल, आने वाली सियासत में बहुत कुछ हम लोग देखेंगे, बदलाव देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक तरफ पहलगाम के मसले पर कहीं ना कहीं अंदर खाने जो भी चल रहा है, देश को बहुत उम्मीदें हैं, देश एकजुट है और सब पूरा का पूरा देश, जबकि विपक्ष भी नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है, क्योंकि सबका समर्थन नरेंद्र मोदी को है और सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को मज़ा चखाया जाए। तो एक तरफ ये है, यानी सब आज की तारीख में हम भी, हमारे तमाम पैनलिस्ट सब चाहते हैं कि जैसे विपक्ष ने पूरा साथ दिया पहलगाम मामले में नरेंद्र मोदी की पार्टी को, उनकी सरकार को, कि आप जो फैसला लेना है लीजिए, हम आपके साथ हैं, वैसे ही हम भी यही कह रहे हैं कि आप जो करना है करिए, हम आपके साथ हैं। देश की आवाम, देश की जनता यही बात कह रही है। तो एक मामला ये, दूसरी तरफ जाति जनगणना, जिसमें भी राहुल गांधी, विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन वो कहता था कि आप लेके आइए, और वहाँ अब लेकर आने की घोषणा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। तो वहाँ भी एकजुटता दिखाई दे रही है। तो जब दोनों तरफ एकजुटता है तो कर लीजिए दोनों काम, इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। उम्मीद हम यही करेंगे, लेकिन इन सब के साथ क्या देश की सियासत में बदलाव आएगा? कल और भी कांग्रेस की प्लानिंग हम समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस कल CWC की बैठक कर रही है, उसके बाद भी बहुत कुछ आएगा। लेकिन क्या अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी बैकफुट पे आएगी? सब कुछ देखेंगे आने वाले समय में।